सब स्टेजेस थे, वो 5 सब स्टेजेस हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे, कि कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस बेसिस पे हमने प्रोफेज को बांटा हुआ है। प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में। वो 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी थी? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। टीन वाले पहले और डाइकाइनेसिस जो बिल्कुल अलग है वो लास्ट में। ठीक है, तो पहली स्टेज हमें कौन सी पढ़नी है? लैप्टोटीन। अब लैप्टोटीन का एक और नाम है थिन थ्रेड स्टेज। क्या है लैप्टोटीन का नाम? थिन थ्रेड स्टेज, बिकॉज क्रोमोसोम्स एट दिस स्टेज अपीयर्स वेरी थिन। क्योंकि लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स है वो हमें बहुत थिन दिखाई देते हैं, इसीलिए लैप्टोटीन का एक और नाम है थिन थ्रेड स्टेज। हियर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि शुरू में डीएनए यूं टैंगल्ड था, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो गया था, वो पैक होना शुरू हो गया था। तो इसी तरीके से लैप्टोटीन अब है तो प्रोफेज 1 का ही पार्ट ना, तो लैप्टोटीन में क्या होगा? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। The ends of chromosome are attached to nuclear membrane by a protein called attachment plate. जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो एंड होंगे, जो टिप होगी बिल्कुल, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होगी, और वो अटैच होगी एक प्रोटीन की हेल्प से। उस प्रोटीन का नाम है अटैचमेंट प्लेट। अटैचमेंट प्लेट, ठीक है। तो ये जैसे क्रोमोसोम बना रखे हैं, ये पिंक वाली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, तो क्रोमोसोम के एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड है एक प्रोटीन की हेल्प से। उस प्रोटीन का नाम है अटैचमेंट प्लेट। इन सम एनिमल सेल्स वन एंड ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स कन्वर्ज टू ए पॉइंट। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स का जो एंड है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा। एक पॉइंट पे आके मिल गया तो ये बुके जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें, फ्लावर्स का जो बुके होता है, तो इसको हम बोलते हैं बुकेट स्टेज या बुके स्टेज। क्या बोलते हैं? बुके स्टेज। तो लैप्टोटीन जो है, लैप्टोटीन को कुछ एनिमल्स में हम बुके स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि एक एंड जो होगा सारे क्रोमोसोम्स का वो एक साइड आके कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, ये था लैप्टोटीन के बारे में। लैप्टोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी थी? जाइगोटीन। अब जाइगोटीन जो है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे, कि यहाँ पे पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। किसकी पेयरिंग होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं वो समझो। देखो, ये है मान लो क्रोमोसोम नंबर सी, ये ए और ये बी। अब क्रोमोसोम जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। बस वो डीएनए इस तरीके से पैक हो गया और उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। और वो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल ब्राउन है, किसी की आंखें काली हैं, किसी की ब्राउन है, तो क्यों है? जिसका जैसा कलर है उसके अंदर वैसा ही जीन है। तो जैसे हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। जीन प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर और डीएनए ने ही पैक होके बना दिया है क्रोमोसोम। तो क्या है? जीन है। जीन किसके ऊपर है? डीएनए के ऊपर, और डीएनए ने पैक होके बना दिया क्रोमोसोम। इतना तो तुम्हें पता है। अब ये जो जीन है ना, इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे हमारा एक एड्रेस है, वैसे जीन का भी एड्रेस होता है क्रोमोसोम के ऊपर। जैसे मान लो कोई भी एक स्मॉल ए जीन है, वो अगर यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे इस जगह पे प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम जगह पे अगर वो जीन प्रेजेंट है, इसी तरीके से अगर सारे जीन, यहाँ पे बी जीन है वो इस क्रोमोसोम में भी सेम जगह पे सेम एड्रेस पे प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं। कैसे हैं? होमोलोगस, मतलब बिल्कुल सेम है। जहां जहां पे इसमें जीन है वहीं पे इसमें भी जीन है। जो जीन का एड्रेस यहाँ पे भी जीन का एड्रेस वही है, और जीन के एड्रेस को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं?
लोकस, मतलब जिस लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होता है उसको लोकस बोलते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम जो होमोलोगस नहीं है तो इनको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो बिल्कुल सेम क्रोमोसोम है वो होमोलोगस, जो अलग अलग है वो नॉन होमोलोगस। तो जो जाइगोटीन स्टेज होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या स्टार्ट होगी? पेयरिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, गांठ मान लो, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी तो उस पेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बाईवेलेंट। क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट। देखो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। पेयरिंग के बाद अब कितने क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं इसमें? दो मतलब बाई, दो मतलब बाई। तो इसको बोलेंगे बाईवेलेंट। बाईवेलेंट क्यों? क्योंकि इसमें कितने क्रोमोसोम जुड़े हैं? दो होमोलोगस। लेकिन इसमें क्रोमेटिड कितने हैं? चार। एक, दो, तीन और चार। क्रोमेटिड कितने हैं? चार। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो जाइगोटीन में अब तक हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी। पहला कि पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, उस पेयरिंग की वजह से बनेगा बाईवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। किस में बनता है टेट्राड? कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में, ठीक है। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस और सिंडेनेसिस। अब ये जो पेयरिंग हो रही है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस या सिंडेनेसिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस या सिंडेनेसिस। वन ऑफ द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिलोंग्स टू मदर एंड अदर बिलोंग्स टू फादर। अब ये जो पेयरिंग हो रही है मियोसिस में, इसमें कितने क्रोमोसोम लिए हमने? दो। तो एक क्रोमोसोम आएगा मदर से और दूसरा क्रोमोसोम आएगा फादर से। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज सपोज्ड टू बी प्रमोटेड बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसको प्रमोट किया जाता है। और प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो एक बार यहां तक रिवाइज करो। तुम्हें ना लाइन दे देगा और लाइन देके यूं पूछेगा ये कौन से स्टेज में होता है, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट या टेट्राड बोलेंगे। उसके अंदर क्रोमेटिड कितने? चार। क्रोमोसोम कितने? दो। एक क्रोमोसोम आया मदर से, दूसरा क्रोमोसोम आया फादर से। और जो इनकी पेयरिंग है इस प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस या सिंडेनेसिस। साइनेप्सिस या सिंडेनेसिस। और इस पेयरिंग को प्रमोट करता है कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां तक आया समझ? अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये है क्या? ये न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होता है। देखो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है और प्रोटीन तो हमें पता ही है। देखो जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने देखा ये न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर है। कैसा है? न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। अब इस वर्ड को तोड़ो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हमें पता ही है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है न्यूक्लियो प्रोटीन से, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। मतलब ये तीन सब यूनिट से बना हुआ है। अब उस तीन सब यूनिट में क्या होगा? एक जो सब यूनिट होगी वो तो सेंटर में प्रेजेंट होगी और दो जो होंगी वो लेटरल होंगी। दो कैसी होंगी? लेटरल। लेटरल का मतलब साइड में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जो दो लेटरल वाली है फाउंड बिटवीन
टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर। ये जो होमोलोगस पेयर है इनके जो ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के बीच में तो प्रेजेंट होगी लेटरल वाली और जो सेंट्रल वाली है वो बीच में प्रेजेंट होगी। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कितनी सब यूनिट? 3, एक सेंटर में है और 2 है लेटरल। अब जो ये सेंट्रल वाली है ये मिलेगी होमोलोगस पेयर के बीच में, ठीक है, और ये साइड में मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेज आती है पैचिटीन। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? पैचिटीन। जाइगोटीन की जो बातें पढ़ी है ना वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग होगी उसकी, उस प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस या सिंटेनेसिस, उसको प्रमोट करेगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या था? बाइवेलेंट या टेट्राड। तो क्वेश्चन ये आता है, बताओ कौन सी स्टेज में बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है? कौन सी स्टेज में बनता है? देखा, बताया ना, अभी गलती कर दी, लैक्टोटीन बोल दी। जाइगोटीन किस में होगा? टेट्राड जाइगोटीन में बनेगा। नेक्स्ट स्टेज आती है पैचिटीन। कौन सी? पैचिटीन। अब इसको बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज। कौन सी स्टेज? थिक थ्रेड स्टेज कौन सी? लैक्टोटीन। और थिक थ्रेड स्टेज पैचिटीन। लॉन्गेस्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो सबसे लंबी स्टेज होती है वो होती है पैचिटीन, ठीक है। तो पूरे प्रोफेज में सबसे लंबा कौन सा होगा? पैचिटीन स्टेज होगा। अब जो लैक्टोटीन और जाइगोटीन है आर शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर्ड टू पैचिटीन। जो लैक्टोटीन पढ़ा है और जाइगोटीन स्टेज पढ़ी है वो कम टाइम के लिए चलती हैं एज कंपेयर्ड टू पैचिटीन। मतलब पैचिटीन लंबा है और लैक्टोटीन और जाइगोटीन छोटे हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं। बाइवेलेंट फॉर्म्ड इन जाइगोटीन इज मोर क्लियरली विजिबल इन पैचिटीन, ठीक है। जो हमारा टेट्राड था जो बाइवेलेंट था वो बन तो कौन सी स्टेज में गया? जाइगोटीन में, पर क्लियरली विजिबल होता है पैचिटीन में, ठीक है। क्लियरली विजिबल होगा पैचिटीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ पैचिटीन इज क्रॉसिंग ओवर। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या पैचिटीन का? क्रॉसिंग ओवर। समझिए अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट between non sister chromatids of homologous pair of chromosomes। अब यहाँ पे फंसा देते हैं, यहाँ पे लाइन में नॉन सिस्टर की जगह सिस्टर दे देंगे, यहाँ होमोलोगस की जगह नॉन होमोलोगस दे देंगे, तो इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। तो होगा क्या? अब ये जब एक्सचेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। अब इसको समझो, ये जेनेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए। देखो ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई कौन सी स्टेज में? जाइगोटीन में। पेयरिंग की वजह से बना टेट्राड या बाइवेलेंट। अब जब पैचिटीन स्टेज में आएंगे ना तो इन दोनों के बीच में इनकी सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा। जैसे ये येलो वाला ये तो इस क्रोमोसोम का है और व्हाइट वाला इस क्रोमोसोम का है। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन ये तो चला जाएगा इस येलो में और जो ये येलो वाला पोर्शन है ये चला जाएगा व्हाइट में। तो एक्सचेंज हो गया। अब ये जो है ये व्हाइट वाला और ये व्हाइट वाला ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर? सिस्टर। और येलो और ये व्हाइट नॉन सिस्टर, अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। तो जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। और ये जो सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है इसकी वजह से जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, अब फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसके पास येलो वाला पार्ट आ गया और इसके पास व्हाइट वाला। तो जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो पैचिटीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, पहली बात क्रोमोसोम दोनों कैसे? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम की भी क्रोमैटिड कौन सी? नॉन सिस्टर। कौन सी? नॉन सिस्टर। उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब जो स्ट्रक्चर बना है वो होगा रिकॉम्बिनेंट्स। क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। तो पैचिटीन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? पहली बात क्रॉसिंग
ओवर। पर क्रॉसिंग ओवर का हमें मेन बात ध्यान रखनी है, क्रोमेटिड कैसे? नॉन सिस्टर। क्रोमेटिड तो नॉन सिस्टर और क्रोमोसोम होमोलोगस। उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो गया, उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और इसका रिजल्ट क्या मिला हमें? रिकॉम्बिनेंट्स। क्या मिले? रिकॉम्बिनेंट्स। अब क्यों जरूरी है रिकॉम्बिनेंट्स बनने? जैसे जो फादर है, फादर, अब हमने देखा था ना जाइगोटीन में जो पेयरिंग हुई थी उसमें एक क्रोमोसोम आ रहा था फादर से और एक क्रोमोसोम आ रहा था मदर से। अब दोनों क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हुई, फिर सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ। तो ये जो अब स्ट्रक्चर है जो रिकॉम्बिनेंट है, इसके अंदर क्या है? कुछ कैरेक्टर मदर के, कुछ कैरेक्टर फादर के। जो बच्चा पैदा होता है वो यूं ही तो होता है ना कि कुछ कैरेक्टर मदर के, कुछ कैरेक्टर फादर के, तभी क्या बने हैं? रिकॉम्बिनेंट्स की वजह। रिकॉम्बिनेंट्स का फायदा यही हुआ ना कि रिकॉम्बिनेंट्स की वजह से हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। शुरू में क्या था? मदर एक अलग इंडिविजुअल थी, फादर एक अलग इंडिविजुअल थे। पर जब रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमें एक नया इंडिविजुअल मिल गया जो पहले अर्थ पे नहीं था। मतलब रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ रहे वेरिएशंस। क्या आ रहे हैं? वेरिएशंस। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट बना, ये जो कैरेक्टर जिस बच्चे में जाएंगे उसकी शादी किसी और से होगी, तो वहां पे फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर से हमें एक नया रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, मतलब नए वेरिएशन मिले। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होते होते जेनेटिक्स क्या कर रही है? वेरिएशंस कॉज कर रही है। और वेरिएशंस की वजह से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कोई भी एक सेल था, उस सेल के अंदर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे ये रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे मान लो कोई भी एक सेल था, उस सेल के अंदर कोई बीमारी है, ठीक है? अब वो बीमारी है तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो 100% चांस है कि उसके दोनों बच्चों में वो बीमारी जाएगी, है ना? लेकिन रिकॉम्बिनेशन इस चीज को प्रिवेंट कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो बीमारी पूरी जनरेशन में फिक्स नहीं हो रही, है ना? चांसेस है भी जाने के और चांसेस नहीं भी है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 100% चांसेस है कि वो बीमारी जाएगी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल प्रेफर नहीं करते। ये समझ आया? क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो देखो रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। रिकॉम्बिनेंट्स की वजह से क्या आएगा? वेरिएशन। और वेरिएशन जरूरी होता है इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन सिर्फ तब होगा जब वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो पैचिटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैचिटीन में क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आया था कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में। अब उसके ऊपर कौन सा नोड्यूल दिखेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है डार्क स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? डार्क स्ट्रक्चर होता है। इट इज द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। ये वही जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई होगी। क्रॉसिंग ओवर हुई तो वहीं पे बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जहाँ हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मिलेगा वहां हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुई होगी? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन क्या रहा है? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। अब दोनों क्रोमोसोम पे क्या बन गए थे? रिकॉम्बिनेंट्स बन गए थे। व्हाइट वाले के पास येलो चला गया और येलो वाले के पास व्हाइट। ड्यूरिंग पैचिटीन द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as a tetrad। देखो जो जाइगोटीन स्टेज थी, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग हो गई थी। पेयरिंग की वजह से बना था बाइवेलेंट या टेट्राड। पर वो बन तो गया था लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छे से दिखाई देगा वो पैचिटीन स्टेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बन तो कहाँ गया था? जाइगोटीन में। अब ये लाइन देके हमसे पूछ लेंगे
कि ये कौन से स्टेज में हो रहा है। तो क्लियरली विजिबल कौन से स्टेज में, टेट्राड पैचिटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटीन, लिविंग क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां से भी क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, वहां पे वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रह जाएंगे, ठीक है। जैसे ये दो क्रोमोसोम थे, इनकी क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हुई, तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों आपस में अटैच रह जाएंगे, ठीक है। और जब पैचिटीन स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये इस तरीके से ये क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट थे ABCDEF करके, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसमें ये जो GHI ये भी सारे क्या हैं, जीन्स हैं। अब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, ये GH वाला पोर्शन तो चला गया इसमें, है ना, और ये जो AB वाला पोर्शन है ये आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, इसके जीन चले जाएंगे इसमें और इसके जीन इसमें, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के कौन से क्रोमैटिड में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटीन। लैक्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया और पैचिटीन हो गया। नेक्स्ट स्टेज कौन सी थी, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने देखा था ना, कौन से स्टेज में आया था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन में। वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पिघलना शुरू हो जाएगा। कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आया कौन से स्टेज में, जाइगोटीन में, खत्म होना शुरू हो गया डिप्लोटीन में, खत्म होना शुरू हो गया डिप्लोटीन में। The recombined homologous chromosome of the bivalents separate from each other except at the site of crossing over। तो जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रखी थी, क्योंकि पेयरिंग को प्रमोट कर रहा था कौन सा कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स तो अब पिघलना शुरू हो गया। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, जो पेयर बना हुआ था, बाइवेलेंट बना हुआ था, वो अलग होंगे। लेकिन जहां से क्रॉसिंग हुई थी वहां से नहीं होंगे, वहां चिपके रहेंगे। देखो ये दो क्रोमोसोम थे, ये दोनों क्रोमोसोम ने बाइवेलेंट बनाया हुआ था, चिपके हुए थे एक दूसरे से। बाइवेलेंट कौन से स्टेज में बनाया था, जाइगोटीन में, और उसके बनाने में हेल्प की थी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने। पर अब वो पिघलने लगा तो क्रोमोसोम खुलना शुरू हो गया। पर ये जो दो डॉट दिखाए हुए हैं, यहाँ पे ये नहीं खुला। यहाँ पे क्यों नहीं खुला, क्योंकि यहाँ पे हुई थी क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे जो ये नहीं खुल रहा है ना, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उस स्टेज को बोलते हैं चियाज़माटा। क्या बोलेंगे, चियाज़माटा। चियाज़माटा की फॉर्मेशन कौन से स्टेज में हुई है, डिप्लोटीन में, ठीक है। द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सा एक्स जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, जो कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं चियाज़माटा, ठीक है। oocytes के अंदर क्या होगा, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में डिप्लोटीन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। कुछ में जो डिप्लोटीन स्टेज है वो सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंड होने का मतलब यही रुकी रहती है। कुछ वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स का oocyte मतलब एग, उनके अंदर क्या होता है कि जो सेल है, जो ये यहाँ तक बन गया ना, ये यहीं पड़ा रहता है कई सालों तक, कई महीनों तक। तो हम बोलते हैं कि जो oocyte है वो सस्पेंड हो गया। क्या हो गया, सस्पेंड। तो ये जो सस्पेंड होता है ये कौन से स्टेज में होता है, डिप्लोटीन। प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में। तो सस्पेंशन ऑफ oocyte occurs in meiosis 1 प्रोफेज 1 स्टेज कौन सी, डिप्लोटीन, ठीक है। अब चियाज़माटा का नंबर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितनी क्रॉसिंग ओवर हुई है उतने ही क्या बने होंगे, चियाज़माटा बने होंगे। चियाज़माटा कौन से स्टेज में बनते हैं, डिप्लोटीन में। नेक्स्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। इसका मतलब क्या है कि जो चियाज़माटा है उसकी मूवमेंट होगी इन टर्मिनल रीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम है, मान लो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे चियाज़माटा प्रेजेंट था बीच में, तो लास्ट जो स्टेज है डाइकाइनेसिस, उसमें ये चियाज़माटा एंड पे चला जाएगा। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड, मतलब ये एंड पे चला जाएगा चियाज़माटा। कौन सी स्टेज में, डाइकाइनेसिस स्टेज में। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा होगा डाइकाइनेसिस में।
अब दूसरे इवेंट्स जो होते हैं डाइकाइनेसिस में वो क्या होंगे कि क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुआ था लेप्टोटीन में और पूरे तरीके से कंडेंस हो जाएगा डाइकाइनेसिस में। द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। देखो तुम्हें याद हो तो हमने माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज कौन सी है? डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे भी जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बनने शुरू हो गए हैं ताकि किससे अटैच हो सके? होमोलोगस क्रोमोसोम से। ठीक है, तो मेयोटिक स्पिंडल जो है वो एक जगह असेंबल मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करा सके? सेपरेट करा सके। ठीक है, अलग अलग करा सके। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। जैसे वहां पे हुआ था प्रोफेज में, न्यूक्लियोलस क्या हो गया था? डिसअपीयर हो गया था ना। तो यहाँ भी क्या होगा? न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा डाइकाइनेसिस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां खत्म हो गई थी, यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी। जो बाइवेलेंट है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब तक जो बाइवेलेंट बना था जाइगोटीन में वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियस में। अब वो न्यूक्लियस से चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो बाइवेलेंट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है कौन से स्टेज में? डाइकाइनेसिस में। जैसे वहां पे हुआ था ER गोल्जी बॉडी सब डिसअपीयर हो गए थे, यहाँ भी सब डिसअपीयर हो जाएंगे। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस हमें ये बताता है कि अब मेटाफेज आने वाला है। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज कि अब डाइकाइनेसिस खत्म होगा और क्या शुरू होगा? मेटाफेज शुरू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मेटाफेज 1। अब एक बार इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछ रहे हो, वो बताओ। लैक्टोटीन में क्या था कि कंडेंसेशन शुरू हो गया था। लैक्टोटीन के बाद जाइगोटीन में क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। जो पेयरिंग होने के बाद स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे बाइवेलेंट या टेट्राड बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? इसमें प्रमोट कौन कर रहा था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रमोट कर रहा था इसको। और ये जो पेयरिंग हुई थी इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस या सिंथेसिस। साइनेप्सिस या सिंथेसिस। उसके बाद आया था कौन सा स्टेज? पैचुटीन। पैचुटीन में क्या हुआ था? सबसे लंबा फेज है। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे हुई क्रॉसिंग ओवर। क्या हुई? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम और क्रोमेटिड नॉन सिस्टर। ठीक है, अब पेयरिंग क्रॉसिंग ओवर के बाद बना रिकॉम्बिनेंट। क्या बना? रिकॉम्बिनेंट। उसके बाद स्टेज आई कौन सी? डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज आई? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ था कि ये जहां से हमने देखा था पैचुटीन में जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई वहां से जुड़ा रहेगा, तो डिप्लोटीन में आके बन गया था चियाज़माटा। क्या बन गया? चियाज़माटा। जितनी क्रॉसिंग ओवर हुई उतने ही चियाज़माटा। और फिर लास्ट है डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या है? जो वहां प्रोफेज में लास्ट में हुआ था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हट गई, वो सब हट जाएगा यहाँ पे और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो वहां प्रोफेज के लास्ट में हुआ था वो सब होगा। नेक्स्ट स्टेज है कौन सी? मेटाफेज 1। हम यू देख रहे थे ना कि मियोसिस 1 था और मियोसिस 2 था, है ना? मियोसिस 1 में क्या था? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की क्या थी? 5 स्टेजेस थी, तो 5 स्टेज कंप्लीट होगी। अब प्रोफेज 1 के बाद क्या आएगा? मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा? विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1 स्पिंडल फाइबर्स अपीयर इन द मिडल एंड गेट कनेक्टेड टू स्पिंडल पोल ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है स्पिंडल फाइबर्स आगे और स्पिंडल फाइबर्स अब अटैच हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम से। ठीक है, यही हो रहा था ना मेटाफेज में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स होंगे ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ बाइवेलेंट्स एंड ब्रिंग देम एट इक्वेटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पढ़ रहे थे माइटोसिस, जब पढ़ रहे थे तो माइटोसिस में मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे वो अटैच हुए थे किसके साथ? क्रोमेटिड के साथ। किसके साथ अटैच हुए थे? क्रोमेटिड के साथ। पर यहाँ पे अटैच होते क्रोमोसोम के साथ। किसके साथ अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के साथ। क्यों? माइटोसिस में तुम शुरू में ये एक लेके चले थे क्रोमोसोम, है ना? एस फेज में
गया था इससे, ये क्रोमोसोम बन गया था। क्रोमेटिड कितने? दो। कितने क्रोमेटिड? दो। अब मेटाफेज में यही तो गया था ना, है ना? तो मेटाफेज में जो ये गया था, अब जब तुम्हारा एनाफेज होना था तो एनाफेज में स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, एक ऊपर चला गया एक नीचे। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए वो किससे अटैच हुए? क्रोमेटिड से। किससे अटैच हुए? क्रोमेटिड से। अरे मतलब काइनेटोकोर अटैच है, मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि क्रोमेटिड को अलग कर रही है। अटैच तो काइनेटोकोर से हुए थे, पर अलग किसको कर रहे हैं? क्रोमेटिड को। पर मियोसिस में समझो क्या होगा, मियोसिस में कितने क्रोमोसोम लेके चल रहे हो एक साथ? दो। अब ये क्रोमोसोम पहुंचे मान लो तुम्हारे पास मेटाफेज 1 में। अब पहले तो ये दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं ना, किससे? चियाज वाटा से जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, अब जो स्पिंडल फाइबर आएगा, एक इस क्रोमोसोम से और एक इस क्रोमोसोम से। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर अटैच करवा दिए, फिर एनाफेज 1 में क्या होगा, ये क्रोमोसोम अलग और ये क्रोमोसोम अलग। अभी तो क्रोमोसोम अलग हुए, फिर होगा मेटाफेज 2। जब पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में आएगा मेटाफेज 2, और मेटाफेज 2 होता है डिट्टो माइटोसिस जैसा। तो फिर जो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा इससे और एक स्पिंडल फाइबर इससे, एक स्पिंडल फाइबर इससे और एक स्पिंडल फाइबर इससे। फिर इसका ये क्रोमेटिड अलग, ये अलग, इसका ये अलग, इसका ये अलग। समझ रहे हो? एनाफेज 1 में तो क्या होगा, क्रोमोसोम अलग होंगे, और एनाफेज 2 में क्या अलग होंगे? क्रोमेटिड। समझ रहे हो बात? फिर से बताऊं? नहीं यार, आई समझ। एनाफेज 1 में अलग होंगे क्रोमोसोम और एनाफेज 2 में अलग होंगे क्रोमेटिड। ठीक है? तो मेटाफेज में क्या होता है कि इन जो क्रोमोसोम से अटैच हुए हैं स्पिंडल फाइबर, वो इन क्रोमोसोम्स को कहां पे ले आएंगे? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे आ गए ये। अनलाइक मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, टू क्रोमोसोम ऑफ ए बाइवेलेंट इज अटैच्ड टू स्पिंडल पोल ऑफ अदर साइड्स। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से कितने क्रोमोसोम अटैच है? दो क्रोमोसोम अटैच है। वहां तो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से अटैच था स्पिंडल फाइबर, पर यहाँ जो एक स्पिंडल फाइबर ऊपर से आएगा वो एक क्रोमोसोम से, और नीचे जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होगा। तो बताना है मेटाफेजिक प्लेट कितनी बनेगी? दो। मेटाफेजिक प्लेट दो क्यों बनी, समझ आ रहा है? एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, तो एक तो ये बन गई प्लेट और दूसरी प्लेट ये बन गई, क्योंकि दो क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं ना। जो बाइवेलेंट बना उसमें दो क्रोमोसोम है, तो कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनी? दो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज 1। कौन सा स्टेज है नेक्स्ट? एनाफेज 1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है एनाफेज 1 का, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम अब तक लेके आए हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, while sister chromatids remain associated at their centromere। क्रोमोसोम तो अलग हो गए, पर जो उनके सिस्टर क्रोमेटिड है वो तो अभी वही है। सिस्टर क्रोमेटिड अभी अलग नहीं हुए हैं। एनाफेज 1 में बस क्रोमोसोम अलग हुए हैं, क्रोमेटिड अलग नहीं हुए। क्रोमेटिड अलग होंगे एनाफेज 2 में, जो कि माइटोसिस जैसा है। Segregation of chromosome occurs due to shortening of kinetochore microtubule and elongation of polar microtubule। जो ये क्रोमोसोम अलग हुए हैं, ये क्यों अलग हुए हैं? क्योंकि जो हमारे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो तो छोटे हो गए हैं, और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो लंबे हो गए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो गए। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे ये क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। अब जिस ऑर्गेनिज्म में ये डिसजंक्शन नहीं होगा, मतलब एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है। क्या हुआ है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो वहाँ पे क्रोमोसोम नॉर्मल होंगे, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्लॉइडी। क्या बोलेंगे? प्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है? तो नॉर्मली डिसजंक्शन जो होगा, डिसजंक्शन कौन से स्टेज में होगा? एनाफेज 1। डिसजंक्शन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम का एक दूसरे से
अलग होना। अगर वो अलग हो रहे हैं तो डिसजंक्शन हो गया, सारी प्रोसेस नॉर्मल चलेगी। अगर अलग नहीं हुए तो क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आएगी प्लॉइडी आएगी। अनलाइक माइटोटिक एनाफेज, नो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब जो माइटोसिस के अंदर एनाफेज था, वहां पे तो क्रोमेटिड अलग हो रहे थे, क्रोमेटिड अलग हो रहे थे, तो दोनों के पास अपना सेंट्रोमियर होना चाहिए। तो एनाफेज में हुआ था वहां पे सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन, एक सेंट्रोमियर दो में स्प्लिट हो गया था। पर यहाँ तो क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं ना, और दोनों क्रोमोसोम के पास अपना अपना सेंट्रोमियर है। तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर के डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में देखो, जो कुछ हमने प्रोफेज में पढ़ा, टीलोफेज 1 उसका ऑपोजिट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के आसपास आ जाएगी, है ना। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे, वहां पे बने थे, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। कौन से स्टेज में बने थे स्पिंडल फाइबर? प्रोफेज 1 की कौन सी सब स्टेज में? डाइकाइनेसिस में। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, वहां न्यूक्लियोलस खत्म हो गया था, या फिर से बन जाएगा। अब जो टीलोफेज 1 होता है मियोसिस का, इज स्लाइटली शॉर्टर देन माइटोटिक टीलोफेज। जो माइटोसिस के अंदर हमने टीलोफेज पढ़ा था, उसके कंपैरिजन में ये टीलोफेज थोड़ा छोटा होता है। आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल्स। अब बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 1 हुआ है, तो एक क्रोमोसोम तुम्हारे ऊपर वाले पोल पे चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पे चला गया। तो अभी तुम्हारे पास कितने सेल बन सकते हैं? दो ही बन सकते हैं, एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे। तो मियोसिस 1 के बाद हमारे पास बनता है सिर्फ दो सेल। कितने सेल बनते हैं? दो सेल। तो उसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मियोसिस 1 के बाद हमें क्या मिलेगा? डायड ऑफ सेल्स। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो कितने सेल मिलेंगे? 4। उसको बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल्स। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. कुछ केसेस में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है उसमें डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन मतलब वो फैला रहता है। They do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. इंटरफेज में तो क्या था कि डीएनए यूं बिल्कुल टैंगल्ड था, लेकिन कुछ के अंदर क्या होगा, ये स्टेज नहीं आ पाएगी, ठीक है। इंटरफेज में यही थी ना न्यूक्लियस में स्टेज, कि क्रोमोसोम यूं ही पड़ा हुआ था, टैंगल उड़ जा हुआ था, पर कुछ के अंदर ये स्टेज नहीं आ पाती। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन्स, ये शुरू में बता दिया था, दो मियोसिस के बीच में जो छोटी सी स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस के बाद शुरू होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, ठीक है। अब जब मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से माइटोसिस में हो रहा था, ठीक है। प्लांट में अलग और एनिमल में अलग। प्लांट में हो रही थी सेल फरो की फॉर्मेशन, और एनिमल में हो रही थी सेल फरो की फॉर्मेशन, और प्लांट में सेल प्लेट की फॉर्मेशन, ठीक है। मियोसिस कितने टाइप का? मियोसिस में सॉरी कितने स्टेजेस? दो, 1 और 2, ठीक है। जो स्टेज 1 है उसमें भी क्या होगा? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की कितनी सब स्टेजेस? 5। पहली सब स्टेज का नाम बोलो, सारे बोलो। लैक्टोटीन। सेकंड स्टेज, अब रुको एक बार, लैक्टोटीन में क्या हो गया था? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू। जाइगोटीन में क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हुई। वो जो पेयरिंग हुई उसकी वजह से स्ट्रक्चर बना बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस या सिंडेनेसिस, और इसको प्रमोट करता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन के दो इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो दिखेगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दूसरा बनेगा बाइवेलेंट या टेट्राड। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स।
थर्ड स्टेज कौन सी थी? पैचिटीन। थर्ड स्टेज कौन सी? पैचिटीन। पैचिटीन में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर। क्या हुई थी? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने रिकॉम्बिनेंट। और ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है ये हुई है कौन से क्रोमोसोम? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम कैसे? होमोलोगस। ये स्टेज कौन सी थी? पैचिटीन। पैचिटीन के बाद स्टेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का इंपॉर्टेंट इवेंट क्या बना था इसमें? चियाज़माटा। क्या बना? चियाज़माटा। तो चियाज़माटा कौन से स्टेज में बनता है? डिप्लोटीन में। और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। ये चियाज़माटा जो है बिल्कुल एंड पे चला गया था, है ना? ये हुआ था डाइकाइनेसिस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, स्पिंडल फाइबर बनने शुरू, न्यूक्लियोलस खत्म, ईआर गोल्जी बॉडी ये सब खत्म। ठीक है, ये हुआ प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के बाद आया मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या हुआ? एक क्रोमोसोम यहाँ पे है और एक क्रोमोसोम यहाँ पे है। अब स्पिंडल फाइबर एक इससे अटैच और एक इससे अटैच, और ये दोनों क्रोमोसोम जो जुड़े हुए थे इनको अलग अलग कर देगा। अलग अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ स्पिंडल फाइबर अटैच होगी मेटाफेज में। और कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी मियोसिस 1 में? दो मेटाफेजिक प्लेट बन गई। ये हुआ मेटाफेज 1 में। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो दो क्रोमोसोम है एक ऊपर वाले पोल पे चला जाएगा और एक नीचे वाले पोल पे। कौन से स्टेज में? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 के बाद क्या होगा? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा कि इसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और इसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? कितने सेल मिलेंगे साइटोकाइनेसिस के बाद? 2। तो मियोसिस 1 के बाद मिलता है डायड ऑफ सेल्स। क्या मिलेगा? डायड ऑफ सेल्स। अब तुम्हारे पास क्या कंडीशन प्रेजेंट है? ये एक सेल है और ये एक सेल है। इसके अंदर क्या है? ये क्रोमोसोम है ना तुम्हारे पास, और इसमें भी इस तरीके से क्रोमोसोम है। तो अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगा तो इसके एनाफेज में क्या होगा? पेन दबाना है। पेन दबाना है। पेन वो ऊपर पेन कर दो ना। मियोसिस 1 के बाद तुम्हें क्या मिला? डायड ऑफ सेल्स मिले ना। डायड ऑफ सेल्स में क्या है? एक में ये क्रोमोसोम है और एक में ये है। तो अब क्या होगा? जैसे माइटोसिस में हुआ था, ये क्रोमैटिड भी अलग और ये क्रोमैटिड भी अलग। इसी तरीके से ये क्रोमैटिड भी अलग और ये क्रोमैटिड भी अलग। यहाँ से कितने सेल मिलेंगे तुम्हें? 2। और यहाँ से कितने सेल मिलेंगे? 2। तो टोटल कितने सेल मिल गए? 4। तो मियोसिस 2 के बाद कितने सेल मिलेंगे? 4। तो इन टोटल अगर देखें तो मियोसिस में हमें एक सेल से कितने सेल मिलते हैं? फाइनली एक सेल से कितने सेल मिलते हैं? 4। माइटोसिस में हमें एक सेल से कितने सेल मिलते हैं? 2। ठीक है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 1 के बाद जो हमें सेल्स मिले थे वो मिले थे डायड ऑफ सेल्स मिला था। मतलब कितने सेल मिले मियोसिस 1 के बाद? 2 सेल मिले। लेकिन मियोसिस 2 के बाद मिलेंगे 4 सेल। तो हम बोलेंगे मियोसिस 2 के बाद हमें मिल गए टेट्राड ऑफ सेल्स। उसके बाद सिग्निफिकेंस देखो मियोसिस का। मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन जर्म सेल्स। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो तब मियोसिस होता है। देखो फादर की साइड से क्या आता है? स्पर्म। क्या आता है? स्पर्म। और मदर की साइड से एग। मदर की साइड से क्या आता है? एग। अब कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे फादर था मेल, तो उसके अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर और टोटल 46 क्रोमोसोम। तो इसके पास थे 46 क्रोमोसोम और मदर के पास भी थे 46 क्रोमोसोम। अब ये दोनों आगे मिलेंगे किसमें? जाइगोट में। किसमें मिलेंगे? जाइगोट में। तो जाइगोट में मिलेंगे तो ऐसे डबल नंबर हो गया तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो क्या होना जरूरी है? 46 में क्या होगा? मियोसिस होगा। तो क्या बनेंगे? 46। मियोसिस 1 में क्या होता है?
हाफ। मियोसिस 1 में क्या होगा? हाफ होगा, तो 46 का हाफ 23। ये मियोसिस 1। फिर मियोसिस 2 में क्या होगा? 2 सेल बनेंगे, 23 और 23। इसी तरीके से यहाँ एग में होगा, 46 से बनेंगे 23, फिर मियोसिस 2 हो गए 23 और 23। अब ये 23 और ये 23 मिलके कितने हो जाएंगे? 46। यानी बच्चे में भी कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। और अगर ये यूं ही 46 दोनों मिल जाते तो स्टेबिलिटी नहीं आती। यूं तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ता ही रहता जनरेशन टू जनरेशन। तो इसीलिए जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जब गैमेट्स बनेंगे तो इसमें क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस क्यों हुआ है? जो क्रोमोसोम नंबर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। कौन सी? सेकंड है मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन गैमेट्स व्हिच इज नेसेसरी टू मेंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज। अगर एक स्पीशीज में हम चाहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर 46 ही क्रोमोसोम रहे, 46 ही क्रोमोसोम रहे, तो जरूरी है कि गैमेट्स में क्या होना चाहिए? मियोसिस होना चाहिए, ठीक है। वो गैमेट्स क्रोमोसोम के नंबर को क्या रखता है? फिक्स रखता है। ड्यूरिंग मियोसिस द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ब्रिंग द वेरिएशन, और वेरिएशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। मियोसिस में कौन से स्टेज में हो रहा था रिकॉम्बिनेशन? पैचिटीन में मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन आएंगे तभी क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। अब नोट डाल के है कि एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से आया है, और उस एक सेल का नाम है जाइगोट। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कहीं से भी बना है, वो फाइनली वो कहाँ से बना है? जाइगोट से। सब कहाँ से बने हैं? जाइगोट से बने। एनाफेज 1 में क्या होता है कि ईच पोल रिसीव्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंटल सेल। यहाँ पे जो एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 में पोल के ऊपर जो क्रोमोसोम जाएंगे वो जितने पेरेंट के पास है उससे हाफ जाएंगे। तो जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया कि पेरेंट के पास है 46 क्रोमोसोम, तो बताओ एनाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम होंगे? 20, ठीक है। 23 एक पोल पे और 23 एक पोल पे। जैसे हम 2 क्रोमोसोम लेके चले थे ना शुरू में, बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम? 2। उसमें से एक ऊपर वाले पोल पे चला गया था और एक नीचे वाले पोल पे। तो टोटल शुरू में जितने भी क्रोमोसोम थे, आधे ऊपर वाले पोल पे चले जाएंगे और आधे नीचे वाले पोल पे। फिर है सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रूआउट इट्स लाइफ साइकिल। क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया तो सेल डिवीजन खत्म, अब आगे नहीं होगा सेल डिवीजन? होगा ना, आज भी हमारी बॉडी में होता रहता है सेल डिवीजन। कहीं चोट लगी तो सेल डिवीजन होगा, होता है। एस फेज जो है उसमें क्या है? डीएनए का भी रेप्लिकेशन है और क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन, ठीक है। मतलब क्रोमैटिड डबल हो रहा था ना, जस्ट क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, ठीक है। चलो चैप्टर खत्म। हाँ।